आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हम जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। और उससे पहले हम समझेंगे कि जो क्लासिकल थ्योरी थी व्हाई दैट वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके बाद फिर इसका हम डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक मेटल है और अगर उसके सरफेस को अगर हम कोई रेडिएशंस प्रोवाइड करें तो वहां से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर वो उस एनर्जी को, जो रेडिएशन से जो उनको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी गेन करेंगे और वहां से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं that will gain some electron energy and that will eject out from that metal surface। तो यहाँ पर उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी कोई हमारे पास एक मेटल है और ऑब्वियसली मेटल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इस मेटल को किसी रेडिएशंस, उसको कोई रेडिएशंस देते हैं तो वहां से जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गेट सम एनर्जी फ्रॉम दिस रेडिएशंस एंड दे विल इजेक्ट आउट फ्रॉम दैट मेटल। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? Photoelectric effect is the phenomena in which electrons are emitted from the surface of the metal when the radiation of a particular frequency falls on the metal surface। इसी को हम कह रहे हैं photoelectric effect। चलो हम पहले देख लेते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट किए तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ इफेक्ट्स को समझा नहीं पाया था। उसमें से एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है जो क्लासिकल मैकेनिक्स उसको नहीं समझा पाया था। उसको क्यों नहीं समझा पाया क्लासिकल मैकेनिक्स उसको हम डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर कि क्लासिकल थ्योरी जो थी वो इसको एक्सप्लेन करने में क्यों फेल हो गई है। तो क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर क्यों फेल हो गई है? बिकॉज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिकल थ्योरी जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो रेडिएशंस मेटल सरफेस पे गिर रही है वो एक कंटिन्यूस है, दैट इज कंटिन्यूस। उसको ये माना गया है कि दैट इज लाइक अ वेव और वो कंटिन्यूस है। सो इफ अ लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ, तो क्लासिकल यहाँ पर ये मान रहा है कि कोई भी एनी वेवलेंथ हो, कोई भी उसकी वेवलेंथ हो या एनी फ्रीक्वेंसी हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी हो या कोई भी वेवलेंथ हो लाइट की, वो इलेक्ट्रॉन्स को वहां से इजेक्ट आउट कर सकता है। यानी वहां उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से मेटल सरफेस से निकल जाए। ये क्लासिकल थ्योरी का एक्सप्लेनेशन था कि वहां पर रेडिएशन हो, वो किसी भी टाइप की हो, किसी भी वेवलेंथ की हो या फ्रीक्वेंसी की हो, एंड दैट इज केपेबल टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल और द मेटल सरफेस। इसका मतलब है कि जो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अगर हम इसको यहाँ लें तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी कुछ एनर्जी होगी, उसी को हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू द हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी है और उनकी जो एनर्जी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कह रहा है क्लासिकल थ्योरी। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, जो बाद में फेल हो गया है। हमें पता, बाद में हमने इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की या जो वहां से इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दैट इज द इंटेंसिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। बट क्लासिकल थ्योरी ये कह रहा है कि इट इज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो या कोई भी वेवलेंथ हो, अगर कोई भी लाइट कंटिन्यूसली मेटल सरफेस पे गिर रही है तो that is capable to eject out the electrons from that metal surface
दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, बट ये फेल हो गई है बिकॉज सारा जो इंटेंसिटी है लाइट की, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर और टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो कहीं ना कहीं उसका जो लिमिटेशंस थी क्लासिकल थ्योरी की, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसी थ्योरी को, इसी इफेक्ट को आगे आइंस्टाइन ने समझाया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। तो उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यहाँ अप्लाई किया और उन्होंने ये माना कि जो ये इंसिडेंट लाइट है, जो इस पर रेडिएशन गिर रही है मेटल के ऊपर या मेटल सरफेस के ऊपर गिर रही है, वो एक कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि वो जो अभी ये जो इंसिडेंट लाइट है वो वेव की तरह नहीं है, बट वो दैट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, और पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, तो वो कंटिन्यूस नहीं है, वो एक एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म के अंदर आ रही है, कंटिन्यूस नहीं है। और सभी ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, तो इसको माना गया है, इन्हीं को हमने कहा, आगे आइंस्टाइन ने जो बताया कि इन्हीं को उन्होंने लिया, दैट इज फोटोन। इनको क्या कहा गया? उनको कहा गया फोटोन। और इन सभी फोटोन्स की जो एनर्जी है, इन जो इस रेडिएशंस की जो एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू द एच न्यू। सभी फोटोन्स की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? दैट विल बी एच न्यू के बराबर होगी। यानी जो लाइट है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है, और सभी एक एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, जिसे हमने कहा गया फोटोन, और उन सब की जो एनर्जी है वो बराबर है, दैट इज एच न्यू। तो इसी थ्योरी को, इसी प्लैंक क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और अच्छे तरह से समझाया। तो इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक मेटल सरफेस है, एक मेटल है, और जिसको एनर्जी चाहिए वो है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए। इन फर्स्ट केस, सपोज इफ वी providing the radiations of having the energy that is 1.17 electron volt, तो यहाँ हम उसको एक रेडिएशन दे रहे हैं, सपोज हम इसको मान लेते हैं ए, और ये जो रेडिएशंस आ रही है उनकी जो एनर्जी है वो है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जो मेटल सरफेस, यहाँ जो मेटल है उसकी जो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर ये जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वहां से उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकाला जा सके, तो वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी, इस रेडिएशन की एनर्जी कम है। सेकेंड केस में जो एनर्जी है वो है 2.01, एंड उतनी ही मेटल सरफेस की एनर्जी है कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अभी 2.0 है, तो ये बराबर उसी के आसपास है। तो ये जो रेडिएशंस गिर रही हैं उनकी जो एनर्जी है वो कुल मिलाकर बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेगा, इतनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल कम आउट ऑन द सरफेस, वो केवल वहां इजेक्ट आउट हो जाएंगे, बट दैट विल रिमेन ऑन द सरफेस। वो वहां से कोई काइनेटिक एनर्जी उनकी गेन नहीं होगी, लेकिन हाँ वो मेटल सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, वहां से मेटल सरफेस जो मेटल है वहां से बाहर निकल के वो केवल उसके सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को केवल वहां उसकी सरफेस पे ले आएगी, वहां से उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, बट दैट विल कम आउट फ्रॉम द मेटल, तो वो उसके सरफेस पे आ जाएंगे। एंड थर्ड केस, अगर यहाँ पर हम एक और रेडिएशंस दे रहे हैं जिसकी एनर्जी कुल मिलाकर जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर रेडिएशंस की जो जब वो फोटॉन्स मेटल सरफेस पे गिरेंगे तो मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट भी हो जाएंगे और उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, बिकॉज
ये जो एनर्जी है, जो फोटॉन्स की एनर्जी है, दैट इज मच हायर, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो वहां से, क्योंकि इन जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस पे वहां से इजेक्ट होके दे विल गेट सम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं कि जो मेटल सरफेस है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ना कि कोई इंटेंसिटी की। अगर सपोज हम बात करें इंटेंसिटी की, जो क्लासिकल थ्योरी कह रहा था, तो अगर हम इस वाले पर्टिकुलर रेडिएशंस की एनर्जी उसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहें, तब भी वहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा। यानी हम इसकी कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दें, इस सेट ए की कितनी भी अगर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, तब भी वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं होगा। तो बट क्लासिकल थ्योरी यहीं फेल हो गया। तो उन्होंने माना कि अगर हम कंटिन्यूसली लाइट को एक्सपोज करेंगे, मेटल को एक्सपोज करेंगे लाइट में, तो आफ्टर सम टाइम्स द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट सम एनर्जी फ्रॉम दैट लाइट एंड दैट विल इजेक्ट आउट। बट ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्वांटम थ्योरी को यूज करके, जो फोटॉन्स को यूज करके, जो फोटोन जो एक एनर्जी पैकेट्स हैं, तो जब तक की एनर्जी उस मेटल सरफेस, जिसे हम आगे हम समझेंगे कि उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। तो हर मेटल की एक वर्क फंक्शन होता है, और वर्क फंक्शन को हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं फाई से। तो वर्क फंक्शन क्या है एक्चुअल में? एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के अंदर होल्ड किए हुए हैं, और अगर हम उसको इतनी एनर्जी दे दें उस मेटल को, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, उस मेटल सरफेस पे आ जाएंगे। उसी को हम क्या कह रहे हैं? वर्क फंक्शन। सो व्हाट इज द वर्क फंक्शन? एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल दैट पॉजेस सम पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यह मान के, या हम दूसरा एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर दैट हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, उसी को हम वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल possess some potential energy which must be supplied before an electrons can be removed from the metal। जो हमारे को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकालने के लिए, that is known as the work function। उसी को हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। फिर हम चलते हैं, यहाँ पर एक दूसरा वर्ड है that is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर सकते हैं न्यू नॉट से। तो ये क्या है? ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फोटोन के पास है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट मेटल सरफेस, फ्रॉम दैट मेटल। यानी उस एक मिनिमम एनर्जी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो नीड होगी मेटल से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ये म्यू नॉट है, तो हम ले सकते हैं कि जो एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट विल बी एच न्यू नॉट। तो हम यहाँ पर इस वर्ड को भी यूज करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी यूज करेंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑलमोस्ट एक ही चीज हो गया। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी हम क्या कह रहे हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से निकालने के लिए। और वर्क फंक्शन क्या कह रहा है? वर्क फंक्शन यही है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी, जो अगर उस मेटल को मिल जाए तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है, वहां से वो इजेक्ट हो सकता है। तो हम यह मान के चलेंगे जो वर्क फंक्शन है दैट इज इक्वल टू द एच न्यू नॉट। उसको हम ले सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन है दैट इज एच न्यू नॉट के बराबर हम उसको ले सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी है, जो फोटोन एनर्जी है, दैट इज मच हायर देन दैट ऑफ द वर्क फंक्शन। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो इतनी है, तो उसमें से कुछ यूज हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2.0, उस इलेक्ट्रॉन्स को वहां से मेटल से बाहर लाने के लिए। और जो बाकी एनर्जी जो फोटोन के पास है, दैट विल एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कह रहे हैं कि
that is half mass of electrons v square, that is the kinetic energy of electrons. तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट आउट होंगे तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर है तो वो केवल उन इलेक्ट्रॉन्स को केवल सरफेस पे लेके आएगा, उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो लेट्स सी सम मेन पॉइंट्स। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर किसे कह रहे हैं? जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं? इन्हीं को हम कह रहे हैं कि दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि रेडिएशन से, लाइट से निकले हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज फोटो एंड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस when it is irradiated with the radiations of a frequency that is equal to or greater than the minimum frequency, that is known as the threshold frequency। उसी को हम threshold frequency कह रहे हैं यहाँ पर। अब सेकंड पॉइंट क्या है? वो है kinetic energy of the emitted electrons that will depend upon the frequency। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, जो फोटोन उसके ऊपर आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना कि उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइट की इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, वो केवल जो फोटोन है उसकी एनर्जी पे या उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसी वाले केस में अगर हम इनकी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर 3.15 की अगर जो एनर्जी उस पर आ रही है दैट इज केपेबल टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन्स और उनको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो दैट विल डिपेंड्स अपॉन द जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उस पे डिपेंड करेगी, ना कि उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट आउट होंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी लाइट की पे, क्योंकि रेडिएशन को हम क्या मान रहे हैं कि फोटोन है। तो एक फोटोन, वन फोटोन, हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि जो वन फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर रहा है। तो जितने ज्यादा फोटोन्स गिरेंगे, यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट आउट होंगे। तो इफ वी हैव n नंबर ऑफ फोटोन्स, इफ वी हैव n नंबर ऑफ फोटोन्स दैट इज फॉलिंग, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे। तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब है कि इंटेंसिटी अगर हम रेडिएशंस की बढ़ा दें तो बहुत सारे फोटॉन्स उस पे गिरेंगे, और अगर बहुत सारे फोटॉन्स गिरेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे। बट हाँ, जो फोटॉन्स उस पे गिर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी वो काइनेटिक एनर्जी या वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट आउट होंगे। तो बट हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। एंड द फोर्थ पॉइंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है जैसे ही उस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से के बराबर या उससे ज्यादा की कोई फोटोन या कोई रेडिएशंस उस पे गिरे। तो ये कंटिन्यूस, अगर जैसे ही कोई रेडिएशंस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की उसको मिल गई तो तुरंत वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ लेट्स सी द डेरिवेशन। एक सिंपल जो इसका डेरिवेशन है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि सपोज इफ वी हैव फोटॉन्स, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फोटोन, और तो फोटोन यहाँ ले रहे हैं तो उसकी हमने एनर्जी किसके बराबर ली है, तो एक फोटोन है और वो मेटल सरफेस पे गिर रहा है। तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि जो फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू h न्यू
वो लेके चल रहे हैं। सो व्हेन दिस फोटोन जिसकी एनर्जी h न्यू है दैट कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल, तो electrons that will acquire some energy equal to the energy of that photon. So thus energy of emitted electrons is given by, we can say, अगर जो energy of photon है that is h nu, और that is equals to the sum of kinetic energy plus potential energy. potential energy ये वही है वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी प्लस ये हम उसको ले सकते हैं कि that is equal to the work function, that is equals to work function. और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, that is half MEV square प्लस, और वर्क फंक्शन कितना था, that is equals to h nu naught, यही था वर्क फंक्शन, और ये किसके बराबर है, that is the energy of a photon. तो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, दैट्स कम आउट टू बी दैट इज हाफ MEV स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट. तो ये एक सिंपल इसका ये जो डेरिवेशन है, ये सिंपल सा इसका डेरिवेशन है. तो काइनेटिक एनर्जी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी हो गई है, किसके बराबर है ये, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन के पास एनर्जी है, माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि ये तो कंज्यूम हो जाएगी वर्क फंक्शन, यानी कुछ एनर्जी जो खर्च हो जाएगी उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए. उसके बाद जो बाकी एनर्जी बच गई फोटोन की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो बाकी जो एनर्जी बच गई, तो क्योंकि कुछ एनर्जी तो कंज्यूम हो गई उस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, जिसे हम कह रहे हैं वर्क फंक्शन. तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बच गई फोटोन की, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में. तो इसको हम यहाँ पर इसको समझ भी सकते हैं कि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या है, जो यहाँ एनर्जी है फोटोन की वो कितनी है, दैट इज 3.15. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, वो कितनी है 3.15, और वर्क फंक्शन वो कितनी है, दैट इज 2.0. तो बाकी जो एनर्जी बच गई आफ्टर यूजिंग दिस 2.0 एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होगी, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी 1.15. दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन हाँ, हमेशा ये जो 1.15 है, एक रैंडमली हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हो सकता है कि उनकी सभी की जो एनर्जी है वो इसके बराबर काइनेटिक एनर्जी ना हो. क्यों, क्योंकि समटाइम्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हो सकता है वो मेटल के अंदर बहुत अंदर तक हो, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है, या फिर कोई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड हो अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए कोलाइड हो दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो वहां पर जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा खर्च हो सकती है उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए. तो जो सरफेस पे हैं तो वो तो तुरंत वहां से निकल जाएंगे, लेकिन जो हाँ डीपली अंदर एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स, या जो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है मेटल के अंदर, हो सकता है कि उनको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी वहां वो कंज्यूम कर लें, तो जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो सकती है. तो इट इज नॉट फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से निकल रहे हैं कि सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तो सभी की काइनेटिक एनर्जी दैट विल नॉट रिमेन द सेम. सो दिस इज द photoelectric effect, and this is the simple derivation of photoelectric effect.